हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो वायुदाब की पेटियों के कंटिन्यूएशन में पार्ट वन का ही उसके कंटिन्यूएशन में टॉपिक है, जिसमें कि वायुदाब की पेटियों का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया था कि वायुदाब की 7 पेटियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से टोटल 7 वायुदाब की पेटियां हैं। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। ये तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये जो है ये दोनों की दोनों पृथ्वी की घूर्णन गति या गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। तो इसके कंटिन्यूएशन में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले निम्न वायुदाब पेटी, ये जो भूमध्य रेखीय या विषुवतरेखीय वायुदाब पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव और स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा वर्ष भर दिन तथा रात बराबर होते हैं, जिस कारण अत्यधिक तापक्रम के कारण गर्म हवाएं ऊपर जाकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती। गर्म हवाएं जो हैं गर्म होकर फैलती हैं तथा फिर क्या होता है, ऊपर उठती हैं। गर्म हवा की प्रॉपर्टी है कि वो गर्म होगी तो फैलेगी और ऊपर उठेगी। इस कारण सदैव निम्न वायुदाब बना रहता है भूमध्य रेखा पर। वायुमंडल में अधिक नमी भी कम वायुदाब के लिए जिम्मेदार है। तो जो अधिक नमी है, क्योंकि वहाँ पर नमी रहती है, वो भी कम वायुदाब के लिए जिम्मेवार है। स्पष्ट है कि इस कम दाब की पेटी का तापक्रम से प्रत्यक्ष संबंध है। मैंने बताया था तापक्रम से भूमध्य रेखीय और कौन सी ध्रुवीय, ये दोनों का तापक्रम से प्रत्यक्ष संबंध है। इसी कारण से इसे तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण ये यहाँ पर शांत वातावरण बना रहता है। इस कारण से इस पेटी को डोल्ड्रम शांत क्षेत्र कहते हैं। ये जो डोल्ड्रम शांत क्षेत्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाली जो पेटी है इसको निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं, जिसको कि जहाँ पर ये शांत क्षेत्र है, इस वजह से इसके यहाँ पर इसको डोल्ड्रम्स कहा जाता है। लेकिन ये जो स्थिति है ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। ये जनरली 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बना के बता देता हूँ। ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो स्थिति है मैं ये कहूँ कि ये 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 आदर्श स्थिति के दिन होती है। ये जो यहाँ पर
जो निम्न वायुदाब की पेटी है ये होती है। लेकिन गर्मियों के अंदर सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो उत्तरायण होगा तो ये यहाँ पर ये जो स्थिति है, ये पेटी जो है ऊपर की ओर सरक जाती है। यानी कि ये 0 डिग्री का एक तरह से ये वाला एरिया ये ऊपर की ओर सरक जाती है, यानी कि समर सोल्स्टिस या 21 जून को। और विंटर सोल्स्टिस या 23 दिसंबर को ये जो पेटी है ये नीचे की ओर सरक जाती है। तो कहने का मतलब जो ये है, ये उस समय निम्न वायुदाब यहाँ हो जाता है और गर्मियों में यहाँ पर हो जाता है। तो ये वाली आदर्श स्थिति बताई है, लेकिन उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से ये पेटियों में खिसकाव होता रहता है। क्लियर? तो ये गर्मियों में समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस, इन दोनों में गर्मियों में उत्तरायण और सर्दियों में दक्षिणायन। 21 मार्च और 23 सितंबर को आदर्श स्थिति मानी जाती है। उस समय ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 5 डिग्री। उसके बाद में जो दूसरी पेटी है ये वाली, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, जो कि 30 डिग्री पे मैंने तुम्हें 30 से और 35 डिग्री का मैंने बताया था। ये मान लो इसको 30 से 35। ठीक है ना? वो स्थिति आ जाएगी, गर्मियों में ये ऊपर चली जाएगी, सर्दियों में नीचे आ जाएगी। ये उच्च वायुदाब की पेटी है। तो ये स्थितियां परिवर्तनशील होती रहती हैं। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। इस भाग में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान बना रहता है। गर्मियों में तो उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है, लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमितः यहाँ पर निम्न वायुदाब होना चाहिए, क्योंकि अधिक तापमान कम वायुदाब। लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये तापजन्य पेटी ना होकर और ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण डायनेमिक फैक्टर की वजह से ये निर्धारित होती है। गर्मियों में ग्लोब का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है, लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब होता है, जबकि नियमितः निम्न वायुदाब होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि इस पेटी का उच्च दाब तापक्रम से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। ये इसमें ये डायनेमिक फैक्टर है। भूमध्य रेखा से उठी हुई वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठ जाती है। यानी कि ये जो भूमध्य रेखा और यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये भूमध्य रेखा पर ये जो निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब है और निम्न वायुदाब है। तो ये क्या होता है, यहाँ की हवा और यहाँ की हवा ऊपर उठकर वायुमंडल में जाके और फिर नीचे यहाँ पर उच्च वायुदाब पर नीचे बैठ जाती है, और इस वजह से ये उच्च वायुदाब 30 डिग्री पर भूमध्य रेखा से उठी हुई वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु
इन अक्षांशों पर आकर नीचे उतर कर बैठ जाती है, यानी कि ठंडी हवा है उसकी क्या होता है विशेषता, वो नीचे की ओर आती है, जिस कारण इनका आयतन कम होने लगता है। ठंडी हवा नीचे आएगी और आयतन कम होगा, गर्म हवा ऊपर जाएगी और आयतन फैलेगा, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य या डायनेमिक होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश बोलते हैं, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी होती है। ज्योग्राफी एक ऐसा पेपर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा पे करता है, बहुत ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये डायरेक्ट अश्व अक्षांश पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या चीज़ है। इससे पहले मैंने डोलड्रम्स बताया था, अब ये जो डोलड्रम्स 0 डिग्री पे, अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री। ये अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों से भरा जो जलयान था, जब इस पेटी में पहुंचा तो वायु, शांत वायु के कारण जलयान का आगे बढ़ना कठिन हो गया था। अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा था, इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। जो तीसरी पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। वर्षभर तापक्रम कम होने पर भी यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। मतलब वहाँ पर देखिए तापमान कम है तो भी वायुदाब भी कम मिलता है, कारण इसका भी जो है घूर्णन गति के कारण। स्पष्ट है कि इस कम वायुदाब का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य कम वायुदाब का आविर्भाव होता है। पृथ्वी घूर्णन गति पर पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो इससे क्या है कि हवा भी फैलकर ऊपर उठकर और जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के पास में चली जाती है, और वहाँ पर ये 60 से 65 डिग्री में निम्न वायुदाब बन जाता है, और 30 से 35 डिग्री वाली जो अक्षांश है वहाँ पर उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। यद्यपि इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होना चाहिए, परंतु वहाँ पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु के फैलने का कारक कमजोर पड़ जाता है तथा वहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। क्लियर? इसके बाद में जो चौथी वायुदाब पेटी है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, जो कि तापजन्य है। ध्रुवों पर पूरे साल भर बर्फ जमा रहती है, यानी कि बर्फ यानी कि लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर, दोनों का उल्टा संबंध। तो ये ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों पर अत्यंत शीत के कारण वायुदाब ऊंचा हो जाता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। तो इस प्रकार से टोटल 7 वायुदाब पेटियां होगी। ये जो 7 वायुदाब पेटियां हैं ये तापजन्य और गतिज कारण के कारण निर्मित होती हैं। ये जो वायुदाब की पेटियों का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है, इसके बाद में वायुदाब की पेटियों की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो अपन आगे अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।